मेरे पापा चले गए, ठीक है, अगर देश को ठीक करने के लिए अगर मुझे भी कुछ हो जाए, मेरे मम्मी को भी कुछ हो जाए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत भी कुछ भी नहीं है। हम एकदम रेडी है, एकदम रेडी, मगर स्कूल को ठीक करना है, स्कूल को एकदम ठीक करना है भाई। तुम्हें पता है इसने, हमने बोला इसको कॉम्पनसेशन हम डिमांड करेंगे, तो इसने क्या बोला कि मेरे को कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मेरे पापा के नाम पे स्कूल बनवाओ। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का वक्त पूरा हो गया है? क्या 2014 में जिस घोड़े पर वो सवार होकर आए थे, उस घोड़े ने घुटने टेक दिए हैं? और क्या आरएसएस और बीजेपी के इस जंग में अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सरेंडर करना पड़ेगा? हालात तो कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। बीजेपी के आईटी सेल अमित मालवीय को हटा दिया गया है। अमित मालवीय ब्राह्मण समाज से आते हैं। बीजेपी के राम माधव को नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। वसुंधरा राजे को नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। स्मृति ईरानी की भी वापसी हो रही है। इसका मतलब है कि आरएसएस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी के साथ जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी नेता हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे निषाद हो, चाहे राजभर हो, चाहे माझी हो, इन सबको भी लगने लगा है। और सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो जाएगी? क्या नायडू की राजनीति खत्म हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी से जो ज़्यादा नाराज है वो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है। सवाल है कि इस देश को मिला क्या? 14 में जब बीजेपी आई थी तो क्या देश की यही हालत थी? देश की हालत इस कदर खराब है कि राजस्थान में कहा जा रहा है कि आप सरकारी स्कूल में जा नहीं सकते हैं। देश की हालत इस कदर खराब है कि 4400 करोड़ रुपए का एक्सप्रेसवे 44 दिन नहीं चलता है और दिल्ली के कान पर जू नहीं रेंगता है। नहीं भरोसा है तो लखनऊ और कानपुर का एक्सप्रेसवे जाकर देख लीजिए, जिसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया था। तो क्या नितिन गडकरी ने मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया है? एक और खबर सुनिए, ये गंगा एक्सप्रेसवे का वीडियो है। अधिकारी वीडियो ही नहीं बनाने दे रहे थे। 36,000 करोड़ का ये एक्सप्रेसवे बना है, गंगा एक्सप्रेसवे। योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट, अडानी का पैसा लगा है। ये भी सड़क हाईवे जो है वो धंस गया। और दिल्ली से लेकर मुंबई का एक्सप्रेसवे की हालत वही है। 100 स्मार्ट सिटी बने नहीं, बुलेट ट्रेन बना नहीं। और हालत यह है कि लखनऊ में ये देखिए जेन अल्फाज सड़कों पर है। इनके स्कूल में न टीचर है और न इनको खाना दिया जाता है। अगर ये बीमार पड़ जाए तो दवाइयाँ नहीं दी जाती है। और इस कील को ठोकने का काम अभिजीत दीपके कर रहे हैं। वो अभिजीत दीपके जिनको कॉकरोच कहकर खारिज कर दिया गया था। उस कॉकरोच ने इस देश के पहले एक मंत्री का इस्तीफा लिया। सोचिए, बीजेपी सरकार में ये पहले मंत्री थे जो इस देश में इस्तीफा दे रहे हों। इससे पहले इस सरकार में 2014 के बाद बीजेपी के मंत्री को इस्तीफा नहीं देते थे। राजनाथ सिंह ने कहा था कि इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता है। तो सोचिए कि किस तरह के हालात बन गए हैं। और इस देश का बहुसंख्यक आबादी नाराज है। सवाल है कि क्या टीवी अखबार बीजेपी को बचा लेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। अमित मालवीय सबसे दागदार आईटी सेल प्रमुख माने जाएंगे। उन्होंने एक से एक बड़ी बड़ी झूठे फैलाई। लेकिन सवाल है कि सोशल मीडिया पर अब जब बहुजनों का बोलबाला है, इस देश के आम लोग अब खबरें लिखने लगे हैं, तो ये सब कुछ दूध और पानी की तरह मिलाया नहीं जा सकता है। अब दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा। और उन टीवी अखबार वालों का क्या होगा? अब लोग जाकर कैमरे पर जवाब देना शुरू कर चुके हैं। सोचिए किस तरह से प्रियंका भारती ने अर्नब गोस्वामी की उसके चैनल पर बैठकर पोल खोल दी कि आप ड्रग्स एडिक्ट हो, आप ड्रग्स मजाक करते हो। यह आईपी सिंह, इन्होंने अमन चोपड़ा को कहा कि अमन चोपड़ा ज़्यादा अच्छा होता कि राम मंदिर में जो 10,000 करोड़ की चोरी हुई है उस पर जाकर अनिल मिश्रा का इंटरव्यू कर लाते। तो सोचिए बीजेपी के सारे किले ध्वस्त हो रहे हैं। आईटी सेल बदला जा रहा है। बीजेपी के उपाध्यक्ष की नई भर्तियां हो रही हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इससे बीजेपी बच जाएगा? मैं अभी भी कह रहा हूं कि जान कहीं और छिपी हुई है। और यह बात अभिजीत दीपके को पता है।
अभिजीत दीपके ने बाकायदा कहा था कि इस देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सब की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो। एक बात आपने गौर किया है कि सरकार की रुचि सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के अधिकारियों को बनाए रखने में क्यों है? इस सरकार की सबसे ज्यादा रुचि वैश्य समाज के अधिकारियों को बनाए रखने में क्यों है? चाहे जितना एक्सटेंशन देना पड़े, ईडी के अधिकारी को एक्सटेंशन दे, चाहे सोचिए, ये एक बड़ा सवाल है। चाहे वो चुनाव आयोग में आप देखिए बैक टू बैक कौन लोग आ रहे हैं, तो उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या इस सरकार ने उन तमाम अधिकारियों को भी नाराज कर दिया है जिनका प्रमोशन होना था। आखिर ईडी को आप बार बार एक्सटेंशन दे रहे हैं, पिछले वाले ईडी को भी 3 बार, इस वाले ईडी को भी एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो उनके पीछे भी तो कोई पाइपलाइन में होगा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सवाल सिर्फ कॉकरोच नहीं पूछ रहा है, देश भर के स्कूल के छात्र सवाल पूछ रहे हैं, अल्फा, जेनजी। और लाल किले से आपने दिमागी नक्सली कहकर इनको और ताकत दे दी है। ऐसे में सवाल है कि क्या सोशल मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को मिट्टी पलीत कर दी है? देश की सारी सच्चाई सामने आ गई है। सोचिए, बिहार में मंगल पांडे, कहां गए वो लोग जो दिन भर चारा घोटाले का जिक्र करते थे? 600 करोड़ रुपए का डस्टबिन घोटाला हुआ है। 1000-1500 के डस्टबिन को 15,000 में खरीदा गया है। ये तो सिर्फ एक मामला है। कहा जा रहा है कि 53,000 करोड़ रुपए का तो कोई फंड ही नहीं पता चल रहा है। सीएजी के पास उसकी ऑडिट रिपोर्ट आनी है। सीएजी कह रहा है कि बिल तो दो। महाराष्ट्र में एससी एसटी का सब प्लान का पैसा झोंक दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के एक लेख उनके सोशल मीडिया हैंडल पर टिका हुआ है जिसमें वो आरक्षण को गलत बता रहे हैं। तो धीरे धीरे सारी खबरें छन के आ रही है और बीजेपी ने, अब लग रहा है कि 12 साल बाद उनकी वही हालत हो गई है जो यूपीए 2 की थी। ऐसे में सवाल है कि जो बीजेपी के साथ अलायंस में है उनका क्या होगा? जाति जनगणना को लेकर और पोल खुल रही है। इस सरकार ने संसद में कहा था कि जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन जाति का कॉलम ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पूछ रहे हैं कि आप किस कास्ट के हैं। तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि किस जाति के लोग कितने हैं? तो किनकी जाति छुपानी है, किनकी बढ़ानी है, किनकी घटानी है? मैं फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया ने बीजेपी को वही लाकर खड़ा कर दिया है जहां वो 2014 में थी। लोग सवाल पूछ रहे हैं। सोचिए, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 4200 करोड़ का हाईवे 42 दिन न चले। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 36,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे 2.5-3 महीना में ही टूट जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 1 लाख करोड़ का हाईवे टूट जाए। ये सारी खबरें छन छन कर सामने आ रही है और सवाल है कि इस सरकार के साथ अब टीवी अखबार है। सुप्रीम कोर्ट से भी समझिए, जस्टिस सूर्यकांत ने जो कॉकरोच कहा था, जिसके बाद इतना बबेला खड़ा हुआ, वो भी बहुत सटीक फैसले दे रहे हैं, नाप तौल कर बोल रहे हैं। मनन मिश्रा वाले में उन्होंने साफ कहा कि छात्रों और मेरे बीच का मामला था, तुम क्यों बीच में कूद गए? मनन मिश्रा जो है बीजेपी के सांसद हैं और 1 साल में 14 करोड़ रुपया का ट्रेवल कर जाते हैं, यात्रा पर 14 करोड़ खर्च कर देते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रमुख बने हुए हैं 8 साल से। तो ये जो लंबे लंबे समय से जो लोग पदों पर टिके हुए हैं, बने हुए हैं, उन सबकी जन्म कुंडली की पड़ताल हो रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, इसमें सबसे बड़ा योगदान कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके का है। अभिजीत दीपके ने तो एक नया चैलेंज कर दिया है। कुछ भक्त उनसे बोस्टन यूनिवर्सिटी का डिग्री पूछ रहे थे। अभिजीत दीपके ने कहा है कि मैं तो डिग्री दिखाऊंगा, पहले अपने पौपौ को कहो अपनी डिग्री दिखा दे कि वो कहां से ग्रेजुएट हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि जो फंड मांग रहे, कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी को फंड कहां से आया। अभिजीत दीपके के प्रवक्ता राका ने कहा कि हमको तो पीएम केयर से फंड मंगाया, पीएम केयर फंड की जांच कराइए। इससे पहले एक बार और अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था, कहा था कि जो लोग कह रहे हैं कि मेरी डिग्री दिखाओ, वो प्रधानमंत्री की डिग्री देख लें। तो लगातार देश के युवा, जेनजी, जेन अल्फा और जो मिलीनियल्स है, वो सवाल पूछ रहे हैं। लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अब दम खत्म हो रहा है और सोशल मीडिया पर ही सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। हाँ, एक चीज है जो सरकार के साथ खड़ा है, वो है इस देश का टीवी अखबार।
लेकिन सवाल है कि टीवी अखबार अब अपना कितना घाटा बर्दाश्त करेगा, क्योंकि इस देश की बहुसंख्यक आबादी ने टीवी अखबार देखना छोड़ दिया है। ऐसे में क्या बीजेपी के साथ उसके गठबंधन के लोग बने रह सकते हैं? मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी के साथ जो दलित पिछड़े नेताओं का गठबंधन है वो अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए कब बीजेपी के नाव से कूद जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इतना तो साफ है कि बीजेपी का गुब्बारा फट चुका है, लोग सवाल पूछ रहे हैं और भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। और सोचिए, टीवी अखबार की बेशर्मी, आज भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सवाल नहीं है। 800 करोड़ के बजट का राम मंदिर 2300 करोड़ पहुंच गया। सोचिए, 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के बाद 18 करोड़ में बिकती थी। ये सारे जो लूट है, ये सारा जो घालमेल है, चाहे वो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे हो, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो, ये सारे खबरें सामने आ रही है छन छन कर। अब खबरें रुक नहीं रही है और इसलिए अमित मालवीय को हटा दिया गया है। तो क्या राम माधव, क्या वसुंधरा राजे और स्मृति ईरानी बीजेपी को बचा लेंगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्त पूरा हो चुका है? क्या इस देश ने अब अमित शाह से डरना छोड़ दिया है? और क्या टीवी अखबार ने इस देश का भरोसा खो दिया है और अब कोई टीवी अखबार के पत्रकारों पर भरोसा नहीं करता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और क्या इसका क्रेडिट देश अभिजीत दीपके को दे रहा है? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब हमें आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह के रुझान लग रहे हैं, चाहे E20 हो, चाहे हाईवे का एक्सप्रेसवे लूट हो, चाहे इस देश के स्कूलों की बर्बादी हो, और सोचिए प्रदीप जोशी NTA के प्रमुख या विनीत जोशी जो धर्मेंद्र प्रधान के सेक्रेटरी थे शिक्षा विभाग के, क्या इन दोनों लोगों ने मिलकर देश को डुबा दिया है? और क्या इन दोनों लोगों की पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ा डर तो यह है कि यह सरकार चली जाएगी तो उनका क्या होगा जो भक्त बने हुए हैं, क्योंकि इस सरकार ने उन सारे लोगों को नहीं छोड़ा है जिन्होंने इनसे सवाल पूछा है। लेकिन इस सरकार में जो सवाल पूछने वाले थे वो बेदाग हैं, वो जेल खट के आए हैं। याद है, संजय राउत जेल खट के आए, संजय सिंह जेल खट के आए, अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया, और जो डर गए वो बीजेपी में चले गए। तो ये भी देखिएगा कि पिछले 3 महीने से बंगाल चुनाव के बाद से बीजेपी में जाने वालों की लाइन टूट गई है, कोई जा ही नहीं रहा है। तो सवाल है कि जिस बीजेपी ने तमाम दलों के न झुकने वाले नेताओं को जेल में डाला है, अगर वो सत्ता में आएंगे तो बीजेपी का क्या होगा? और सवाल है कि जिस रफ्तार से बीजेपी की सरकार में पत्रकारों पर, सोशल मीडिया के पत्रकारों पर उनसे सवाल पूछने पर FIR हुआ, क्या वो पत्रकार जो दिन भर सरकार का गुणगान कर रहे थे, सत्ता बदलने पर उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? ये तमाम सवाल है जो लोगों के जेहन में आ रहे हैं। लेकिन अभी भी वक्त है, देश बड़ा है, संविधान बड़ा है, इसीलिए रामदेव जैसे लोग अब पाला बदल रहे हैं, परमहंस जैसे लोग पाला बदल रहे हैं और कह रहे हैं कि राम मंदिर चोरी की जांच होनी चाहिए और देश में स्कूलों की बर्बादी के लिए अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। लेकिन असली मुश्किल तो RSS की बढ़ेगी। प्रियांक खड़गे ने जो लाइन खींची है, अगर राहुल गांधी सत्ता में आते हैं तो सवाल है कि RSS और अडानी का क्या होगा, अंबानी का क्या होगा? क्या इन सब की जांच होगी? क्योंकि ज्यादातर टेलीविजन चैनल अंबानी और अडानी के हैं। तो क्या इस देश के सारे मीडिया हाउसेस की जांच होगी? क्या इस देश के सारे बिजनेसमैन की जांच होगी? क्योंकि बीजेपी से जिसने सवाल पूछा या तो वो जेल गया या फिर बीजेपी में गया। तो सवाल है कि जब सत्ता बदलेगी तो इन सब की भी जांच होगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।